के ईमेल से बड़ा खुलासा। चुनाव में रूस की सरकार से ट्रंप को मिली थी मदद। 100 अंक टूटने के बाद रिकवर हुए अमेरिकी बाजार। एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार और एसजेएक्स निफ्टी मजबूत। ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को आज कैबिनेट से मिल सकती है सैद्धांतिक मंजूरी। विलय के बाद ओएनजीसी की एचपीसीएल में होगी 51% हिस्सेदारी। एस्सार स्टील इंसॉल्वेंसी मामले की आज गुजरात हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कंपनी ने आरबीआई के अधिकारों को दी थी चुनौती। आज शाम आएंगे आईपी और सीपीआई के आंकड़े। महंगाई दर गिरकर 0.25% रहने का अनुमान। प्रोडक्शन में दिख सकती है भारी गिरावट। महाराष्ट्र में कारोबार कर रही रियल्टी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। 60 दिन के बजाय अब सिर्फ 45 दिनों में मिलेगी सरकार से हर तरह की मंजूरी। और कई राज्यों में रेरा पर देरी से नाखुश वेंकैया नायडू। चिट्ठी लिखकर कहा, ग्राहकों के साथ हुई गड़बड़ी तो राज्य होंगे जिम्मेदार। लगातार 2 दिनों से रिकॉर्ड बनने के बाद क्या आज होगी हैट्रिक? निफ्टी और सेंसेक्स के लिए फिर से लाइफ टाइम हाई बनाने की। सीमित दायरे में खुलने के बाद क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एक ईमेल लीक हुआ और उसमें लगा कि रूस ने शायद मदद करी है डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शंस में। तेज गिरावट डाउ में देखने को मिली। और आप देखिए जब उसके भीतर जाकर ट्रेडर्स ने पढ़ा समझा तो समझ में आया ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नई बात नहीं है जो लीक हुई है। और इसीलिए एक स्मार्ट रिकवरी भी अमेरिका के मार्केट्स में देखने को मिली। बहरहाल फ्लैट जाकर बंद हुए हैं यूएस के मार्केट्स, लेकिन देखा जाए तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और यही पसंद आ रहा है एशियाई बाजारों को। हांगकांग के बाजार देखिए जबरदस्त कारोबार करते हुए। एसजीएक्स निफ्टी देखिए संकेत दे रहा है कि कल जरूर 9800 के नीचे जाकर समाप्ति हुई थी, लेकिन आज इसके ऊपर या इसके करीब जाकर ओपनिंग हो सकती है। तो संकेत तो बहुत बढ़िया है। आज के दिन को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये बताइए। तेजी की तरफ है और जितना कमजोर खुले, सुस्त खुले तो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा होगा कि हमारे लिए खरीदारी के मौके होंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। हाँ, सिर्फ कुछ संकेत डेटा से ऐसे हैं जो ऊपरी स्तरों पर सावधानी का इशारा कर रहे हैं, वो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ साफ है, आज के लिए निफ्टी पर जो निर्णायक लेवल है वो है 9800 का। 9800 के ऊपर हैं तो आप भरपूर तेजी और करिए, और 9800 के नीचे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदी करिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। और वैसा ही निर्णायक लेवल बैंक निफ्टी पर भी निकल कर आ रहा है। कल हम कह रहे थे कि 23,700 बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल है और बैंक निफ्टी उसके ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। ये निर्णायक लेवल सीधा शिफ्ट होकर अब 200 पॉइंट नीचे आया है बैंक निफ्टी पर। 23,500 आज के लिए निर्णायक लेवल का काम बैंक निफ्टी पर करेगा। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, 9,700 9,850 ये है 150 पॉइंट की रेंज जिसे बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। और वही बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी नीचे सरकती हुई दिखी है। 23,300 से 23,700 ये है 400 अंकों की बैंक निफ्टी की रेंज, जो मुझे लगता है आज और हो सकता है कल एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी से होल्ड करने की कोशिश करे। तो एक संकेत साफ दिख रहा है और वो ये है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी की तरफ पोजीशंस ज़्यादा बनती हुई दिखी है। वहाँ शॉर्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं और निफ्टी में तेजी की पोजीशन बन रही है। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड ये बाजार में दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी का मूड बदलने के लिए कुछ न कुछ ऐसे ट्रिगर चाहिए जो या तो इंडसइंड बैंक के नतीजे के बाद बाजारों में जोश आए प्राइवेट बैंक्स में, या फिर आज आरबीआई वाले मामले में गुजरात हाईकोर्ट में एस्सार स्टील का मामला है, अगर वहाँ कोई अच्छा फेवरेबल डिसीजन आता है तो हो सकता है थोड़ा सरकारी बैंक्स उससे भी भागें। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी के लिए कुछ न्यूज़ की ज़रूरत है। जहाँ तक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस का सवाल है, 9,700 के नीचे जब तक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ी की पोजीशन बनाए रखें। 23,450 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तेजी की पोजीशन बनाए रखें। तो ये दो लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए स्टॉप लॉस है। अब जो सावधानी के संकेत की बात मैं ये कर रहा हूँ वो ये है कि 9,800 ये अहम लेवल है। 9,800 के पार आप निकले और अगर पुट कॉल रेशियो 1.4 to 1.45 की रेंज में दिन के दौरान आए तो वहाँ पर फ्रेश तेजी की पोजीशन ना बनाएं। अपनी जो तेजी की पोजीशन है चाहे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें,
50 पॉइंट 75 पॉइंट के डिप का इंतजार करें, फिर से एंट्री करें। ठीक उसी तरह से जैसे कल 9830 का हाई बनाने के बाद बाजार ने लगभग 45-50 पॉइंट का करेक्शन दिया, तो करेक्शन उतना ही मिलेगा तेजी के बाजार में। अगर आप वो टाइम नहीं कर सकते हैं तो आराम से फिर होल्ड करें, लेकिन कम से कम इन लेवल्स पर, हायर लेवल्स पर 9850 के आसपास और पुट कॉल रेशियो 1.4 to 1.45 के आसपास हो तो फ्रेश तेजी ना करें। तेजी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, डिप आपको मिलेगा। जहां तक आज की ट्रेडिंग का सवाल है, निफ्टी खरीदें आप, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 9700 का। अब दूसरा तरीका एक और है स्टॉप लॉस लगाने का। जो डे ट्रेडर्स हैं उन्हें जो छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो कल के लोस के आसपास भी लगा सकते हैं, जो कि 9770 का होना चाहिए। अगर आपको एकदम डे ट्रेडिंग के लिहाज से करना है तो 9770 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अदरवाइज डिफाइंड स्टॉप लॉस तो 9700 पर बनता है। 9800 जो निर्णायक लेवल है वो पहला टारगेट है, और उसके बाद 9850। बैंक निफ्टी खरीदें 23,300 के स्टॉप लॉस के साथ, 23,700 का टारगेट है। बैंक निफ्टी अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना जानते हैं तो 23,700 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं। 23,800 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 23,500 के टारगेट के लिए सेक्टर्स के तौर पर ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक्स, लीकर और इंफ्रा, ये 4 सेक्टर हैं जो मुझे आज के लिए पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तेजी होनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल इन सेक्टर्स के ऊपर रखिएगा नज़र। वागले साहब से पूछते हैं कि वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। हेमंत, कल टॉप से जो गिरा है 45 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई ऑफ द डे, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ट्रेंड निगेटिव हुआ है? नहीं, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम लॉस डेफिनेटली हुआ है। हायर लेवल्स पे हम अटक सकते हैं। तो मेरा निफ्टी का रेंज होगा 9700 9850। अगर आपको निफ्टी लेना है तो 20 30 40 पॉइंट करेक्टिव मूव पे लीजिए। 20-30 पॉइंट का करेक्शन शायद मिल सकता है। हाँ, ओपन स्ट्रांग होता है, ऊपर जाता है तो चढ़ के मत लीजिए, उसमें एक ट्रैप हो सकता है। मुझे बहुत जल्दी में ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, लेकिन मुझे 9700 डाउन द डाउन साइड ब्रेक होते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ऑन द डाउन साइड मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी हल्के से कंसोलिडेटिव मूव है 23,400 23,700। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे 2 बाय 2 सेल है। चलिए, तो ध्यान तेजी का ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है मोटा मोटी। अगर आप पूरा समअप करना चाहें तो गिरावट हो खरीदारी करिए, बस चल रही है इस पर चढ़ जाइए, लेकिन थोड़े से नीचे लेवल्स पर। लेकिन ये बताइए, जैसा कि वागले साहब भी कह रहे हैं 45 पॉइंट ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसका है। एफआईआई के डेटा की बात करूंगा, पहले आज एफएनओ के डेटा से आपसे समझना चाहता हूं। पुट कॉल रेशियो जी थोड़ा कंफर्टेबल लेवल पर आया है, या अभी भी 1.37 मल्टी मंथ्स हाई है और आप थोड़े कॉशियस रहेंगे? मैं कॉशियस हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, और कल कॉशियस होना फायदेमंद भी रहा। एग्जैक्टली जो कॉम्बिनेशन बना है हेमंत, वो 1.42 और 9825 के आसपास का निफ्टी, वहां से करेक्शन शुरू हुआ। अब देखिए, बाजार इतना तेजीकार, इतना लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपको करेक्शन हम कह रहे थे 50-75 पॉइंट का मिलेगा। 50 मतलब 45-47 पॉइंट का जो मिला, जो भी है उतना ही है। तो अब भी बात वही है कि करेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा 50-75 पॉइंट का। तो अब 2 तरह का मामला है। वो ट्रेडर्स जो इस करेक्शन को ट्रेड कर सकते हैं 50 पॉइंट के लिए, वो तो शॉर्ट करें या तेजी की पोजीशन खत्म करके वापस नीचे ले। जिनमें ये एबिलिटी नहीं है, उनके लिए सिंपल क्या है कि इन लेवल्स पे खरीदना नहीं है। सही है, 50 पॉइंट नीचे आ जाने दें, तब खरीदे। तो सिंपल फॉर्मूला ये रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कुछ शॉर्ट्स वॉट्स हैं सिस्टम में, या फिर साफ हो गए सब शॉर्ट्स? क्योंकि देखिए, शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट में तेजी बन सकती है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि 9700 के ऊपर टिकना मुश्किल है, अब वो देख के घबरा तो रहे होंगे। 9800 लग भी रहा है, और दूसरे दिन भी देखिए आज फिर खुलने की तैयारी हो रही है इसके आसपास। क्या शॉर्ट्स हैं सिस्टम में? एफएनओ डेटा कुछ ऐसा बता रहा है? सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें एक चीज है, जो शॉर्ट्स हैं वो बैंक निफ्टी में है, और वो शॉर्ट्स निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में उल्टा, निफ्टी ये कह सकता हूं कि थोड़ा ओवरबॉट है। अच्छा, और बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर कल तक के लिए ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी में ये होगा, आप देखना कल की एक्सपायरी हो जाने के बाद बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी शुक्रवार से, और फिर शायद निफ्टी उतना ना गिरे। तो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे आप देखेंगे तो शॉर्ट्स काफी बने हुए। 23,700 से 24,000 के बीच में इतना ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, कॉल भर भर के बेचे हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो मंदी अगर रिकवर होगी तो बैंक निफ्टी से होगी, पहली बात, और वो आज और कल में होनी है। निफ्टी में पुट में ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा है 9500, 9600, 9700 पर, इसका मतलब क्लियर कट है कि निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट है। तो ये दोनों में है। जहां तक वायदा कारोबार के दूसरे संकेतों का सवाल है, एक संकेत साफ दिख रहा है कि जब आपको अपना डिफाइन स्टॉप लॉस पता है 9700 का, जहां पर
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एक अच्छी बात है। हेमंत, आज के लिए सबसे ज्यादा अहमियत वाला लेवल 9800 का है, और वो इसलिए है, और कल एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस आप देखिए, हम 9800 के नीचे बंद हुए हैं कल, राइट, लेकिन उसके बावजूद 9800 के पुट में 19 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कल जिन ट्रेडर्स ने 19 लाख शेयरों का ये ओपन इंटरेस्ट बनाया, पुट बेचे यानी कि तेजी की पोजीशन की है, उन लोगों का सर ऊंचा रहे। इसके लिए आज बहुत जरूरी कि निफ्टी 9800 के ऊपर बना रहे, राइट। 9800 के नीचे निफ्टी बना रहेगा 5-25 पॉइंट भी, तो होगा क्या है, जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमने 2 दिन लाइफ टाइम हाई बना लिया, अब यहाँ पर हम तेजी की पोजीशन कल ही बनाकर बैठे हैं, तो हमें निकलना है। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा, और हो सकता है 9800 के आसपास बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे आज फिर से, तो अल्टीमेटली 9800 क्लियर कट ट्रेंड डिसाइडर है निफ्टी पर। 23,500 बैंक निफ्टी पर क्लियर कट ट्रेंड डिसाइडर है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में 23,500 ही निफ्टी पर पुट के हिसाब से अब अहम सपोर्ट है। अगर आज आप 23,500 के नीचे ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी में फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स हिल जाएंगे। हालांकि उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है, कमजोर होने के बावजूद, क्योंकि डेटा को रेस्पेक्ट करेगा बाजार, और खासतौर से तेजी के मार्केट में नीचे के डेटा इतने जल्दी से, नीचे के लेवल इतनी जल्दी से टूटते नहीं है। बात है। लेकिन वायदा ये दोनों लेवल्स पर आपको नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है, और उस लिहाज से अगर आज आपको 9800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर पुट कॉल रेशियो को एक बार साइड में रख लीजिएगा। ओवरबॉट मार्केट और ओवरबॉट हो सकते हैं, हाईएस्ट लेवल का पुट कॉल रेशियो और ऊपर भी जा सकता है, नया हाई भी बना सकता है। हाँ, जब बाजार पुट नया हाई बना रहा है तो पुट कॉल रेशियो क्यों नहीं नया हाई बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए लेवल्स के हिसाब से नजर रखें, थोड़ी सी सावधानी बरतें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस ये अर्निंग सीजन जो है ना, इसका आगाज बढ़िया नोट पर हो जाए फिर तो क्या कहने हैं। आप देखिए इन्फोसिस में जो तेजी देखने को मिल रही है, और हम आपसे कल कार्यक्रम की शुरुआत में भी कह रहे थे, इस पर नजर रखिएगा। 4% की रैली पिछले हफ्ते रिलायंस ने मदद करी, अब इन्फी जैसे और टीसीएस जैसे स्टॉक्स मदद कर रहे हैं। तो लीडरशिप देखिए ढूंढ के अलग अलग सेक्टर से देखने को मिल रही है। तो आज कौन से सेक्टर्स लीड करने वाले हैं ये हम आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे, लेकिन पूछते हैं वागले साहब से आज के 2 टॉप ट्रेडिंग आइडिया। सर बताइए। हेमंत, मेरा पहला कॉल होगा बाय इन आईजीएल, जो कल ब्रेकआउट दिया है और ये मार्केट में भी सस्टेन करेगा ऐसा मुझे लगता है। स्टॉप लॉस 1101, टारगेट 1161, 1 से 2 से 3 दिन का व्यू है। उसके साथ में एक स्टॉक बेच के चलना चाहूँगा जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। कल ये स्पेस में थोड़ी वीकनेस दिखाई दी, जो मुझे लगता है आज ऑन द ट्रेडिंग साइड एक्सटेंड हो सकती है। आज के दिन में आपको डाउन साइड मिल सकता है। ये 732 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 708, 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, चलिए तो इन पर रखिए नजर। FIDI के डेटा बताइए कैसा लग रहा है? एक्चुअली हेमंत, डेटा क्वालिटी वाइज कल काफी बेहतर है, दोनों मतलब परसों से बेहतर है एक्चुअली, जबकि है छोटे लेकिन बेहतर है। कैश मार्केट में दोनों ने खरीदारी की, जाहिर सी बात है कि तो वो अच्छी बात है। 182 करोड़ FIs और 350 करोड़ के आसपास घरेलू फंड ने खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में छोटी है लेकिन 94 करोड़ की खरीदारी होती हुई दिखी है, तो थोड़ी बहुत पोजीशंस कम हुई हैं बेसिकली, उसमें कोई खास बदलाव नहीं। 1073 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कल भी खरीदे गए FIs की तरफ से, और ये इंटरेस्टिंग डेटा है। लगातार दूसरा सेशन है जब पहले 2100 करोड़ के FIs ने इंडेक्स खरीदे थे, अब 1100 करोड़ के, यानी कि 2 सेशन में लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा। और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन मिलाकर देखें तो FI ने 7-7,500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। क्लियर कट ये संकेत है कि इस सीरीज के पहले जो स्टॉक्स में उनकी शॉर्ट्स है वो उन्हें कवर करनी ही पड़ेगी, और उसकी कुछ कवरिंग पहले शुरू हो चुकी थी, कुछ अभी हो रही। तो पूरी तरह से स्टॉक्स में जो सहारा मिल रहा है वो इस बात को लेकर मिल रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जो FIs की शॉर्ट पोजीशन है वो कवर होती हुई दिख रही है। लेकिन अल्टीमेटली है तो वो खरीदारी, हालांकि ओपन इंटरेस्ट घटा है FIs का। तो ओवरऑल डेटा के लिहाज से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैश मार्केट के पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग नहीं हो रही है, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, और ऐसा तो है नहीं कि इनमें अचानक से आज कोई बदलाव हो जाने वाला है, ये बदलाव होगा नहीं। अब से लेकर एक्सपायरी तक नई शॉर्ट्स बनेंगे FIs के स्टॉक फ्यूचर्स में, इसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है, ठीक है। और बनेंगे तो भी वो क्वालिटी स्टॉक्स में, और क्वालिटी स्टॉक्स कोई बेचना नहीं चाहता। हेजिंग करने के लिहाज से जो बेचना चाहते हैं वो कमजोर शेयर बेचना चाहते हैं। अब हाँ, ये हो सकता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज है हेमंत, ये शॉर्ट कवरिंग पी नोट्स के उस सर्कुलर की वजह से। सही बात है। पी नोट्स के सर्कुलर में एक बात बहुत साफ कही है कि जो पी नोट्स में अनहेज पोजीशन है, जिसके नीचे आपके पास शेयर नहीं है, ट्रेडिंग की पोजीशन है, उसको आपको खत्म करना है। लेकिन जैसे आप पी नोट्स से में FIs में शिफ्ट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये अगले 10-15 दिन FIs के पास विंडो है, सही है, कि हम अपनी पोजीशन को पी नोट से FI में शिफ्ट कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये कमजोर क्वालिटी के जो शेयर
सिर्फ एफआईज की शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ रहे हैं, ये वापस से यू टर्न लेकर नीचे भी जा सकते हैं। तो कमजोर क्वालिटी के शेयर अब भी नहीं खरीदना है तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से 1, 2, 4, 5, 10% के मूव के लिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो ऐसा नहीं कि एफआईज के शॉर्ट कवर हो रहे हैं तो इन शेयरों का भाग्य बदल गया, यहाँ पे बहुत सावधान रहने की। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि लोग कभी कभी खरीद कर फिर फंस जाते हैं खराब क्वालिटी के शेयरों को। और मोटा मोटी जो होना था मेरे ख्याल में वो 2 ट्रेडिंग सेशन में हो गया, जिसको कवर करने थे वो कर लिए, और इसलिए हमने इतनी अच्छी तेजी देखी और इसलिए हम 9800 के ऊपर टिके हुए भी हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। वाह, 9800, ये देखिए ये लेवल है SGX निफ्टी का, एक और बेहतरीन सेशन। और जैसा कि हमने शुरुआत में कह रहे थे, नए लाइफ टाइम हाई लगाने की आज हैट्रिक हो सकती है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा। निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे कि खबरों के चलते आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहने चाहिए। 5 का पंच भी ब्रेक के बाद। और अब बारी है ये बताने की कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया कह रहे हैं कि तेजी करिए, और कहां करिए, 9770 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए 9700 का, और देखिए लेवल्स 9850 और उसके आगे 9900 तक जा सकता है। और कल हमारे साथ थे, वो कह रहे थे 10,000 का लेवल भी दूर नहीं। हेमंत कपाड़िया KR चौकसी सिक्योरिटीज के निफ्टी को बेचना चाहते हैं 9800 के लेवल पर, वो मौका मिलेगा आज। 9830 पर कल के हाईज पर लगाइएगा स्टॉप लॉस 9740 के टारगेट के लिए। आनंदाटी सिक्योरिटीज के जय ठक्कर कह रहे हैं कि 9850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 9720 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी करिए। प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारिक की राय, खरीदारी की 9740 है उनका स्टॉप लॉस, 9820 का लक्ष्य। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के, वो भी कह रहे हैं कि 9990 तक जा सकता है, सबसे एग्रेसिव टारगेट उनकी तरफ से आता हुआ, और खरीदारी करनी है 9820 के आसपास। 9750 का स्टॉप लॉस रखिए। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय है तेजी की तरफ, और एकमात्र हेमंत कहने की शॉर्ट कीजिए। जो लेवल है अहम 9700 से 9750, ये 50 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर कल के हाई 9830 से लेकर 9850 की रेंज होगी, जहां पर आपको करनी होगी मुनाफा वसूली। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं वो कौन सी खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में। देखते हैं 5 का पंच। HPCL और ONGC, ये 2 दिग्गज सरकारी कंपनियों को रखिए रेडार पर। आज है 11 बजे कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में पूरी संभावना है कि इस मर्जर को मंजूरी मिल जाए, और अगर मंजूरी मिलेगी तो इसमें HPCL में ONGC सरकार का 51% हिस्सा खरीदेगी। किस तरह से होगा, क्या डिटेल्स होंगी, इसका इंतजार रहेगा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर आज की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम इंफ्रा के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए 75 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो प्रेफरेंशियल जारी करेंगे। ये नॉन प्रमोटर्स को 200 करोड़ रुपए के आसपास के प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के चलते ये शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो जो लोग फंसे होंगे उनको मौका मिलेगा ऊपर में निकलने के लिए। बहरहाल आज तेजी हो सकती है। इन शॉर्ट, शराब का कारोबार करने वाली तमाम कंपनियों पर रखिएगा नजर। इनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव राहत भरी खबर, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब बेचने पर बैन लगाया था, उसके बाद कई राज्य सरकारों ने शहरों के बीच से गुजरने वाले हाईवेज को डी नोटिफाई किया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो शहरों की सीमा में हाईवे है उन्हें हाईवे न माना जाए, ताकि शहर के भीतर जो होटल्स हैं वो शराब बेच सकें। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी, और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है, वो चाहें तो शहरों की सीमा के भीतर जो हाईवे हैं उन्हें हाईवे न माने। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जो राज्य सरकारें जैसे मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, इस तरह के जो शहर हैं और शहरों के भीतर से जो हाईवे निकल रहे हैं उन्हें हाईवे नहीं मानेगी, वो माना जाएगा। और ऐसे में शराब की बिक्री शहरों में हो पाएगी, हाईवे के नज़दीक भी। तो ये राहत की खबर। अजंता फार्मा के ऊपर भी रखिए नज़र। कल हमने देखा था इस शेयर ने करीब 1550 के आसपास शुरुआत करने के बाद 1500 के आसपास क्लोजिंग दी, और देखिए इसी भाव के आसपास SBI म्यूचुअल फंड ने 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो आज इस शेयर पर रहेगी नजर। टाटा स्टील पर रखिए नजर। ब्रिटेन में फिर से इनके कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और इस रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस के चलते लिबर्टी स्टील को ये अपना UK कारोबार बेच सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और अब ले लेते हैं उनसे उनकी और
ट्रेडिंग पिक्स जो 2 बची हैं, वागले साहब बताइए कौन से स्टॉक्स हैं? अब कोई शॉर्ट कॉल भी है आज? पहले एक मैंने LIC ऑलरेडी कवर किया, और अभी मैं पहले तो बाय हेक्सावेयर जो आपने कल आई थिंक वार्निंग में आइडेंटिफाई किया था, उसमें मुझे क्लोजिंग में मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है 250 के आसपास आइडेंटिफाई क्या हुआ था क्लोज? 253 का ऐसा कुछ क्लोज था। मेरा 249 का स्टॉप लॉस है और 261 का टारगेट है। मुझे लगता है 4-5% की ट्रेडिंग मूव आज और कल तक मिलनी चाहिए। बेचने में अपोलो टायर्स के साथ जाऊंगा सेल में 253 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 240। ओके, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नज़र। 4 आइडियाज़, 2 तेजी वाले 2 मंदी वाले वागले साहब ने बताए। HPCL, ONGC, MRPL। वागले साहब इनके चार्ट्स देखकर भी बताइए, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। अगर ये हो जाती है आज तय समय के हिसाब से 11 बजे, तो फिर इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। HPCL, ONGC में विलय हो सकता है। हालांकि ये खबर बाजार को पता है, काफ़ी समय से चल रही है, और आपको याद होगा बजट के दौरान सरकार ने इसकी इच्छा बताई थी कि वो इस तरह की एक मर्जर्स करना चाहते हैं। लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? HPCL, ONGC और MRPL, ये 3 शेयर हैं जिस पर प्रभाव पड़ने वाला है इस खबर के चलते। बताइए सर। हेमंत, फ्रैंकली मुझे कोई भी स्टॉक में ये तीनों में से बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। ONGC तो कब से, मतलब एक ही रीजन है ONGC बाय करने के लिए, क्योंकि वो काफी पिटा हुआ है, ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाउंस बैक। और ये कोई रीजन नहीं हुआ, ये कोई रीजन नहीं हुआ, तो मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। डेड स्टॉक जिसको बोलते हैं वैसा सही है। HPCL में जो न्यूज के हिसाब से मोमेंटम होनी चाहिए थे वो मुझे चार्ट में दिख नहीं रही है, तो फिर ये दोनों रह गए बाजू में। MRPL भी फिलहाल साइडवेज ही है। हाँ, मतलब ऐसा कोई पैटर्न क्लियर नहीं है, एक लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। इनफैक्ट कल एक BPCL में क्लोजिंग जिस तरह से हुआ उसमें पॉजिटिव, ये अगले कुछ घंटों में या आज उसमें अच्छी मूव चल सकती है, बट उसका ये न्यूज से कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चार्ट्स एकदम परफेक्ट देखे आपने, कुछ नहीं होगा इन सारे शेयरों में। एकदम सही कह रहे हैं। जैसा कि आप ब्रेक के दौरान कह रहे थे, कैबिनेट भी अगर टल जाए तो फिर कैबिनेट हो सकते हैं, लेकिन अभी उसमें कंफ्यूजन है। एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि शायद वित्त मंत्री है नहीं, अब हो भी सकता है कि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री को डिसीजन लेना है। सही बात है। प्रधानमंत्री तो होंगे कैबिनेट में, वित्त मंत्री नहीं है, टल भी सकता है। पर जो भी हो, अल्टीमेटली इस पूरे मामले में हेमंत इस बात की सबसे ज्यादा अहमियत है कि होता क्या है। एक तो सिंपल है कि सरकार की जो हिस्सेदारी है HPCL में, वो ONGC खरीद ले। सिंपल तो क्या हो गया, ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह ONGC हो गई, बस उतना ही। दूसरा ये कि मर्ज किया जाए, तो मर्ज करने वाले प्रोसेस में फिर बहुत सारे सवाल हैं। रेशियो क्या होगा? ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बदले ONGC होगी, और ONGC की ओनर तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ही ना है। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों में शेयर होते हैं। इनडायरेक्टली तो सेम ही है। प्रमोटर चेंज नहीं हुआ, ओपन ऑफर शायद नहीं आएगा। फिर मेरा भी समझना ये कि नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको लेकर भी दो राय है। हो सकता आए, हो सकता ना आए, तो इसलिए क्या है, इफ और बट बहुत सारे। पहली बात तो ये कि अगर खाली एक्विजिशन हो तो अब आप ये कह सकते हैं कि प्रमोटर चेंज नहीं है लेकिन मैनेजमेंट चेंज है। बिल्कुल सही है, वो भी एक हो सकता है। इफेक्टिवली देखा जाए तो प्रमोटर सेम है। अब दूसरी बात, अगर मर्जर होता है तो मर्जर किस रेशियो पे होगा? एग्जैक्टली, सबसे बड़ा सवाल भाई। अगर मर्जर नहीं होता है तो फिर HPCL का क्या होगा? क्या HPCL का जो एक्सप्लोरेशन वाला कारोबार है वो ONGC में शिफ्ट हो जाएगा क्या MRPL का कारोबार HPCL में शिफ्ट होगा क्या? ये इतने सारे इफ और बट। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है कि अल्टीमेटली $4.5 बिलियन यानी कितना हो गया, जो लगभग फिर कितना 35-40 हजार करोड़ की डील है। 20,000 करोड़ रुपए तो ONGC के पास है, ठीक है, नहीं $2 बिलियन यानी कि 12-13 हजार करोड़ रुपए है। $2.5 बिलियन के आसपास का उन्हें लेना है कर्ज। वो कर्ज उन्हें चुकाने में 3 से 4 साल लगेंगे, तो ONGC के बैलेंस शीट पे थोड़ा और दबाव होगा और होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। एक और एंगल इसमें ये भी है, और दबाव होगा, वो दबाव शेयर के भाव में भी दिख रहा है, इसीलिए 160 पर है 200 से। तो जब से बजट से लेकर ONGC का शेयर चल ही नहीं रहा, तो अब इसमें इतने सारे इफ बट। मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि भाई आप कुछ मत करो, शांति से बैठो, न बाय करना है, न सेल करना, न ONGC, न HPCL, न MRPL, किसी में कोई ट्रेड नहीं बनता। एकदम देखिए, डिटेल आ जाने दीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसे ही डिटेल आएगी हम पूरा एनालिसिस आपको दे देंगे। डेविल लाइज इन द डिटेल। एग्जैक्टली। और जब तक वो सामने ना आ जाए, खास तौर पर मर्जर रेशियो जैसी चीज, क्योंकि आपने देखा IDFC में क्या हुआ, श्रीराम वाली डील में सब सोच रहे थे कि सारी डिटेल सामने आ जाएगी, कुछ नहीं आया हाथ में, 90 दिन का समय लगा, और आपने देखा शेयर 3 दिन से कैसे फिसल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेविल लाइज इन द डिटेल। जब तक डिटेल सामने ना आ जाए,
तब तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की यही राय है। एक चीज और बता दो हमारे देश को, हेमंत जब भी इंग्लिश वाली कोई कहावत बोलते हैं ना, वो बहुत सही और सटीक होती है। तो जो ये बोला, इसे गांठ बांध लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, और ये याद कर करके एकदम परफेक्ट है। सही बात है। डिटेल्स डेविल लाइज इन द डिटेल्स, मैं भी याद कर लिया। बिल्कुल। चलिए इस नोट पर लेंगे ब्रेक। आशीष चतुर्मोहता जी तैयार हो चुके हैं अपनी डिटेल्स लेकर, कौन से शेयर उनको पसंद हैं, तो ब्रेक के बाद उनको भी जोड़ लेंगे। और ब्रोकरेज हाउस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं ये भी बताएंगे। हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। कल इंडसइंड बैंक के नतीजे आए और साउथ इंडियन बैंक के नतीजे भी आए। अब ब्रोकरेज हाउसेज इंडसइंड बैंक के नतीजों को किस तरह से पढ़ रही हैं, क्या टारगेट दे रहे हैं, ये जानने में सबका इच्छा है, और ये बता रही हैं हमें हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाय हर्षदा, बताइए इंडसइंड बैंक पर क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं? इनफैक्ट ढेर सारी एफआई ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट्स निकाली हैं और सभी ने यहाँ पर टारगेट बढ़ाया है। सीएलएसए सबसे बुलिश है इस बैंक पर। इन्होंने टारगेट जो पहले 1680 का था, इसे बढ़ाकर अब 1870 का दिया है। बाय रेटिंग बरकरार है। उनको लगता है प्रॉफिट इनकी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर था। ब्याज से आय 21% बेटर ग्रो होती हुई दिखाई दी है। हालांकि एनपीएल की स्थिति अभी भी थोड़ी सी निराशाजनक है, और खासकर जो बैंक का एक्सपोजर है, जो 12 एनपीएल वाले अकाउंट है, उनकी लोन बुक का सिर्फ 4% है, तो वो एक थोड़ी सी सुलझी हुई स्थिति है। नोमरा इंडसइंड बैंक पर भी एक बाय का कॉल दे रहा है, लेकिन टारगेट इन्होंने रिवाइज किया है। यहाँ पर भी एक सब्सटैंशियल रिविजन आया है। 1640 से टारगेट बढ़ाकर अब 1850 का नोमरा ने किया है। उनको लगता है मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और लोअर कैपिटल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी रिटेन किया है अपने खरीदारी की राय को। यहाँ पर टारगेट 1600 से बढ़ाकर अब 1800 का आया है। साथ ही साथ क्रेडिट स्विस एक आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है इंडसइंड बैंक पर। टारगेट इन्होंने 1800 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 1750 का टारगेट दिया है इंडसइंड बैंक पर। उनको लगता है ये टॉपिक बना रहेगा। साथ ही साथ डॉइचे बैंक कह रहा है कि धीरे धीरे करके क्वालिटी कर्व में अब बैंक का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और टारगेट यहाँ पर 1700 का है। हालांकि उनको लगता है एनआईएम्स और स्ट्रेस्ड लोन्स जो है अब थोड़े से स्टेबल होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। ओके, तो ये है इंडसइंड बैंक पर सारे के सारे अपग्रेड्स अच्छे नतीजों के बाद। और स्टॉक कल मुश्किल से सही, लेकिन हरे निशान में बंद जरूर हुआ है। पोजीशन कैसी बनी है? आशीष चतुर्मोहता साहब हमारे साथ हैं, सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के। आशीष जी, पहले इंडसइंड बैंक से ही शुरुआत की जाए। खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए अनिल जी। बहुत जबरदस्त एक बिल्डअप इस स्टॉक में हुआ है, और देखिए ये इस तरह के स्टॉक्स काफी स्टेबल रहते हैं। इसके अंदर में लास्ट 4-5 वीक में कंसोलिडेशन हुआ, अब ये रैली शुरू हुई। ये रैली मुझे लगता है कम से कम 1620-1630 तक आएगी, फिर शायद एक कंसोलिडेशन फेज होगा और फिर एक नेक्स्ट अपमूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। बट ब्रॉडली मुझे लगता है अब 1510-1520 का एक इस तरह जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर में रहेगा, और जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते मुझे लगता है 1630 तक के टारगेट्स बहुत ही जल्द इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छी तेजी बन सकती है यहाँ से, और जनरली रिजल्ट के दिन इतना नहीं चलता जितना उसके बाद ये चलने के लिए जाना जाता है। ये आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छे आते हैं, रिजल्ट के दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके बाद जब ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि अरे कल बेचकर गलती करी। तो आज यहाँ पर तेजी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कल आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छी तेजी अब और सारे शेयरों में देखने को मिल सकती है, और वो बता रही हैं हर्षदा हमारे साथ जुड़ी हुई। हर्षदा, ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं? कंस्ट्रक्शन और सीमेंट, यहां पर हम देख रहे हैं अब रुझान तेजी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट नोमरा ने एक रोड सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली। आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में क्रेडिट स्विस ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, और दिलीप बिल्डकॉन जैसे कंपनियों पर वो बुलिश थे। फिलहाल नोमरा कह रहा है कि इंडियन रोड इंफ्रा स्पेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल स्पेंडिंग FY 18 से 20 फॉरवर्ड अर्निंग्स के लिहाज से डबल होती हुई दिखाई देगी, एज अगेंस्ट FY 15-17 के जो 2 साल रहे हैं। ऐसी स्थिति में $100 बिलियन का निवेश होगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर निवेशकों को भी इन स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए। अब नोमरा को क्या पसंद है? सबसे पहले इनके रेडार पर है PNC इंफ्राटेक। इनफैक्ट ये कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं। टारगेट इन्होंने दिया है PNC पर करीब 210 का, यानी कि मौजूदा लेवल से 41% की अपसाइड की बात हो रही है। KNR पर भी अपनी कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पर
577 का टारगेट पहले होना चाहिए। करंट लेवल से करीब 30% की अपसाइड की बात हो रही है केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर। साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन जो इनके रेडार पर पहले था, इन्होंने अब अपना टारगेट बढ़ा दिया है। 602 का टारगेट ये दे रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार है और 587 से बढ़ाकर अब 602 किया है। तो इनफैक्ट ये कुछ छोटी कंपनियां होंगी जहां पर आज एक्शन बनता दिखाई दे सकता है। रोड्स की हम बात करें तो सीमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर को लेकर। उनको लगता है डिमांड अब बढ़ती हुई दिखाई देगी और खासकर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट आएगी। इस लिहाज से उन्होंने अपनी प्राइस टारगेट्स में कुछ चेंजेस किए हैं। अल्ट्राटेक पर वो ओवरवेट है, लेकिन उनको लगता है 4,892 का अब टारगेट होना चाहिए अल्ट्राटेक पर, जो पहले 4,690 का था, यानी कि 19% की अपसाइड की बात हो रही है। श्री सीमेंट पर वो ओवरवेट है, टारगेट उन्होंने 21,971 का रखा है, जो पहले 20,550 का था। दालमिया भारत पर भी एक ओवरवेट का कॉल है, 3,190 का टारगेट आ रहा है। ग्रासिम पर ओवरवेट का कॉल, 1501 का टारगेट, और यहां पर भी वो टारगेट रिवाइज हुआ है, अपसाइड की बात हो रही है। हालांकि एक डाउनग्रेड है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। पहले जो ओवरवेट का कॉल था जेके लक्ष्मी सीमेंट पर, इसे अब अंडरवेट कर रहे हैं। टारगेट इन्होंने कम किया है 526 का, जो पहले 549 का था। तो ये सभी सेक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सीमेंट में अच्छी तेजी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं, एचएसबीसी ने कवरेज शुरू की है पीवीआर पर। टारगेट इन्होंने जो पहला दिया है वो करीब 1738 का दिया है। एचएसबीसी ने इनफैक्ट आइनॉक्स लीजर पर भी अपनी कवरेज की शुरुआत की है और यहां पर टारगेट आया है 360 का। और एक पेरिनियल बाय जो हम देख रहे हैं आजकल है वो है टाटा मोटर्स। हर रोज इस पर एक नई रिपोर्ट आ रही है। क्रेडिट स्विस ने इनफैक्ट आउट परफॉर्मर का कॉल बरकरार रखा है। 630 का यहाँ पर टारगेट आ रहा है। मेरे ख्याल में सभी रिपोर्ट्स में ये सबसे बुलिश टारगेट होगा टाटा मोटर्स पर। जबरदस्त है। क्या भी देखिए कल क्या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस टाटा मोटर के शेयर ने दिखाई है और हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि इस पर रखिएगा नजर अब से लेकर नतीजों तक। और अब देखिए क्रेडिट स्विस भी 630 के टारगेट्स बता रहा है। तो कल जो तेजी हुई, बताइए सर अब आपका व्यू क्या है टाटा मोटर्स के ऊपर। आशीष जी, क्या और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, खरीदना चाहिए? और वो भी बता दीजिए टाटा मोटर या टाटा मोटर डीवीआर। जी अनिल जी, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन चुका है और जिस तरह का बिल्डअप लास्ट 1-2 हफ्तों के अंदर में इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिला, वैसा हमने लास्ट 2-3 महीनों में कभी नहीं देखा। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रेंड इसके अंदर में डेवलप हो रहा है और मुझे लगता है बेस इसके अंदर अब बन चुका है। देखिए वोलेटिलिटी इसका पार्ट रहेगी क्योंकि लोअर लेवल से ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जरा भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत शार्प आएगी। पर मेरा ये मानना है कि अब ये स्टॉक एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ जा रहा है और कम से कम 510-520 के स्तर टाटा मोटर्स के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अब आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 435 के लेवल्स जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक के टाटा मोटर्स के अंदर में कोई पोजीशन मुझे लगता है कि वीकनेस का कोई साइन नहीं आएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है काफी अच्छा एक ट्रेंड यहाँ डेवलप हो रहा है। जहां तक कि टाटा मोटर डीवीआर का सवाल है, देखिए इसके अंदर भी बेस बन चुका है, बट इस बार मुझे लगता है कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट नजर आ रही है। इस हफ्ते 4.5% की रैली टाटा मोटर में देखने को मिली और इस हफ्ते टाटा मोटर्स के डीवीआर में 2.5% की तेजी देखने को मिली और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि इस बार के नंबर्स काफी जबरदस्त आ रहेंगे और 3 दिन से हम लोग लगातार इस शो पे कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स खरीदिए। बिल्कुल, ये तो अभी देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। ये तो टाटा मोटर्स डीवीआर हम ये कह रहे हैं 2017 का बचे हुए साल का स्टॉक ऑफ द ईयर है। जो आईटीसी ने कमाल दिखाया वो अब अगले 1 साल में वैसा कमाल आपको टाटा मोटर्स डीवीआर में दिख सकता है, तो इस पर नजर रखिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे kiranjadhav.com के किरण जाधव और साथ ही हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं अमरीश बलिगा साहब। उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स, सारे एक्सपर्ट्स की पिक्स लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त। आप देखिए हमारे साथ संदीप वागले साहब हैं, आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, अमरीश बलिगा साहब जुड़ गए हैं और kiranjadhav.com के किरण जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत किरण जी आपके साथ, बताइए आज की आप अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। मेरा पहला पिक होगा आईजीएल। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है कल। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बड़ा डिलीवर मार्किंग अच्छी हुई और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 27% के देखने को मिले। तो ओवरऑल एक न्यू हाई बनाता नजर आएगा। क्लोजिंग बेसिस पे हमने बनाए ये, पर एक जो हाई था उसका वो भी क्रॉस कर देगा और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न से मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीबन 1185 के आज ही टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा हिंडल को, जहां पे लॉन्ग करने की सलाह होगी।
इधर भी 196.70 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह है और टारगेट्स के लिए 207 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दो शॉर्ट कॉल्स है अनिल जी, और पहला होगा आइडिया में मेरा शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह है। उसमें हमने देखा है कि कल के सत्र में जो एक अच्छी पुलबैक आई थी फर्स्ट हाफ में, वो निगेट होते नजर आए, और जिस तरीके के निगेट आ गए तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, तो मेरा मानना है कि इधर से निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। इधर मेरा स्टॉप लॉस 87 का रहेगा और टारगेट्स 81 के देखने को मिल जाने चाहिए। मेरा चौथा स्टॉक होगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में भी मेरा मानना है कि एक लोअर टॉप हो चुका है, लोअर बॉटम नहीं हुआ है, पर एक फर्स्ट सिग्नल है कि जहां पे हमें निचले स्तर देखने की संभावना बढ़ती नजर आती है। और आखिरी घंटे में जो 256 से लेके 250 तक के जो फॉल आया, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी बढ़ते नजर आए, तो इधर भी शॉर्ट पोजीशन देनी चाहिए। 254 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 241 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। और कल सेकंड हाफ में आपने देखा किस तरह से टायर शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। सीएट हो, अपोलो टायर हो, और आज देखिए अपोलो टायर वागले साहब भी कह रहे हैं और किरण जी भी कह रहे हैं दोनों ही बेचकर चलना चाहिए। और इन दोनों में एक कॉमन बात और भी है, और वो ये कि आईजीएल में तेजी करने की बात वागले साहब ने भी कुछ देर पहले करी, उनके भी टॉप पिक है और किरण जी का भी। तो 4 में से 2 तो कॉमन स्टॉक्स हो गए हैं, कुछ और कॉमन निकलने वाले हैं, आपको बता देता हूं। आशीष चतुर्मोहता जी के पास भी कुछ स्टॉक्स हैं, बताइए सर आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। हेमंत, इसमें सबसे पहले हमने एनआईटी टेक के ऊपर लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड की। अब इस स्टॉक को देखेंगे तो इस सीरीज की शुरुआत से करीब 37% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है, और प्राइस आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास बढ़ा है। तो डेफिनेटली जो बिल्डअप हुआ है वो काफी एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और अभी तक के प्राइस में जो एक्शन आया है वो रिलेटिवली इतना बड़ा देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक, इसका जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 593-94 के आसपास का, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे लगता है बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 570 का स्टॉप लॉस होगा और 630 जो कि मुझे लगता है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो ये स्टॉक हिट कर सकता है। दूसरी पिक मेरी होगी कैपिटल गुड्स स्पेस में एलएनटी के अंदर, जहां मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर अब मुझे लगता है 1700 के जो स्तर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 1715 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में 1780 से 1785 के टारगेट्स एलएनटी के अंदर आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तीसरी पिक मेरी लॉन्ग साइड में महिंद्रा और महिंद्रा के ऊपर होगी, जहां पर पे अगेन एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, और मुझे लगता है कि टेक्निकली ये जो बेस है ये अब अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो मौजूदा स्तरों पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1358 का एक स्टॉप लॉस होगा। 1418 से 1420 के टारगेट्स महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। एक पिक जो हमने शॉर्ट साइड पे चूज की है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, जहां पर पे एक जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप लास्ट 3-4 दिनों के अंदर में देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स पे अगर से हम देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन इसके अंदर में 730 के नीचे हो चुका है। तो यहां पर पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है। 760 का स्टॉप होगा, और नीचे में मुझे लगता है 690 तक के टारगेट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिखा सकता है। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वागले साहब को भी नापसंद है और आशीष जी को भी नापसंद है। पसंद है तो शॉर्ट साइड पर है, राइट। ओके, अमरीश जी हमारे साथ हैं। सर, एक खबर पर आपसे राय लेना चाहता हूं जो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए है, खासतौर से महाराष्ट्र वाली की। अब सरकारी कह रही कि 60 दिन के बजाय 45 दिन के भीतर आपको सारी मंजूरी मिल जाएगी, तो क्या महाराष्ट्र बेस, मुंबई बेस रियल एस्टेट कंपनियों के लिए क्या इसे अच्छी खबर मानी जाए? कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? पॉजिटिव तो है, पर जो भी बिल्डर्स बॉम्बे रीजन के अंदर है वहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी इन्वेंट्री है, तो आई डोंट थिंक आई थिंक इट टेक एटलीस्ट 2 years to 3 years फॉर दिस इन्वेंट्री टू क्लियर ऑफ। तो ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट आई डोंट नो हाउ मच दिस विल एक्चुअली पर्कुलेट डाउन टू द बॉटम लाइन। बट श्योरली जो भी एमएमआर रीजन में है या महाराष्ट्र के दूसरे भाग में है एंड बेसिकली इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके लिए क्लियरली पॉजिटिव है। But at the same time, I would say that at least for the next couple of months, जो issue है real estate sector में, that people will not buy into projects which are not cleared by RERA. सही बात है। और not too many builders yet have actually complied. And the other confusion is with GST. क्योंकि GST के बाद there has to be a drop in prices. और अभी तक ड्रॉप हो गया सर। बिल्डर साहब देखिए हर रोज एसएमएस भेजकर कह रहे हैं कि
कि अगर आप आज प्रोजेक्ट बुक कराते हैं तो फिर आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, तो उतना कट उन्होंने ले लिया है। ये आप हर बड़े प्रोजेक्ट में देख लीजिए, बिल्डर्स कह रहे हैं कि जीएसटी का मार आपको नहीं दे, उनको मालूम है इतनी इन्वेंट्री है कैसे बिकेगी, तो जीएसटी की प्रॉब्लम तो कुछ हद तक बिल्डर्स ने अब्सॉर्ब की है। Yeah, so I mean, till there is clarity on that, I think there'll be a slow build-up of, I mean, at least fresh buying. ठीक बात है। चलिए, तो सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर, ओसी 8 दिन में, सीसी 8 दिन में आने की जो ये खबरें हैं, और ये नोटिफिकेशन दरअसल महाराष्ट्र की सरकार की वेबसाइट पर आ चुका है, ये बहुत पॉजिटिव है। ये है ना, मुझे ऐसा लगता है ये खबर बिल्डर से ज्यादा कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था हाँ, लोग है ना, क्योंकि क्या है, बिल्डिंग बना के खड़ी कर देते हैं, वो ओसी आने में 2-2 साल 3-3 साल मर जाए जितना टाइम लगेगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छी बात सरकार ने साफ कही है कि आप हाँ करिए या ना करिए, आप फाइल के ऊपर बैठ नहीं सकते अब लंबे समय के लिए। तो ये जो समय का जो निर्धारित किया है, और ये दरअसल ऐसा नहीं कि होगा या होने वाला है, ये सरकार की वेबसाइट पर है। इसे एक जो मेजर चेंज होगा, अंडर द टेबल जो पेमेंट चाहता था, एग्जैक्टली उसी के लिए किया गया है, दरअसल खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आपको डिसीजन लेना है तो लेना ही पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जनरली होता है क्या है, मुंबई में तो ये ओसी नहीं आना बड़ी कॉमन बात है। और वैसे तो कायदे से ओसी का मतलब होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी बिल्डिंग में जाकर तभी रह सकता है जब वो बिल्डिंग को ओसी मिल जाए। सही बात है। लेकिन 2-2, 3-3 साल तक बिल्डर पैसे भरते नहीं है, ओसी आती नहीं है, लोग तो इंतजार करेंगे नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदा है, जाकर रहना शुरू कर देते हैं, वो अनऑथोराइज्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उन्हें अनऑथोराइज होने के बाद भी रहना पड़ रहा है, बिल्डर्स को पेमेंट करना पड़ रहा है, चार्जेस भरने पड़ रहे हैं, अब इस सब पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल। और पानी टैंकर वाली जो प्रॉब्लम है, देखिए बिना ओसी की बिल्डिंग में पानी का कनेक्शन बीएमसी नहीं देता, तो फिर टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है। तो बहुत बड़ी दिक्कत कंज्यूमर्स को हो रही थी, बहुत बड़ी दिक्कत इन्वेस्टर्स को हो रही थी जो रियल एस्टेट कंपनियों में पैसा लगाते हैं, और ये सॉल्व होती हुई दिखेगी। तो फडणवीस सरकार ने अच्छा किया, उम्मीद करें दूसरे राज्य भी इस फॉर्मूले को फॉलो करें, ताकि ना सिर्फ मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, पूरे देश की रियल एस्टेट कंपनियों को एक राहत मिलती हुई नजर आए। चलिए, तो इस पैक पर रखेंगे नजर, और लिकर पैक पर भी रखेंगे नजर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर निकल कर आया है वो काफ़ी राहत देने वाला है। तो कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं, आशीष चतुर्मोता जी तैयार हैं, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। लिकर स्टॉक्स में क्या आज तेजी हो सकती है, ये बड़ा सवाल, और पूछते हैं पहले अमरीश जी से। अमरीश जी, ये बताइए आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कल? एक्सपेक्टेड तो था। इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड इट लास्ट वीक, आई थिंक इवन 10 days बैक। यूनाइटेड स्पिरिट्स अपना पिक था, एंड दैट्स परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है कि आई मीन आफ्टर दिस न्यूज़ पॉसिबली वी कैन सी अनदर 5 to 8% sort of a move, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है ऑलरेडी। So we could see a bit more of upside. चतुर्मोता जी, आपको भी पसंद है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर क्या, या कोई और स्टॉक आपको अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद है, और जैसे हमने पहले भी इस पे बात की थी, मुझे लगता है 3000 के जो टारगेट्स है, जिस पे पहले भी हमने डिस्कस किया था, मुझे लगता है वो आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो एक बेस इसके अंदर बना है। लास्ट अगर से आप देखेंगे, लास्ट 2-3 महीने के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। मेजर डबल बॉटम का ब्रेकआउट 2200 के ऊपर आया था, तो मुझे लगता है इवेंचुअली 3000 के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास जरूर थोड़ा सा ये काउंटर वापस एक कंसोलिडेशन जोन में आ सकता है। ओके किरण जी, एक स्टॉक है बोदल केमिकल, इसके जरा चार्ट्स देखिए, BODL चार्ट्स आप देखकर तैयार रखें। तब तक मैं एक बार अमरीश जी से पूछता हूँ, सर आप ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि कल एक बड़ा ट्रेड हुआ है, आशीष कचोलिया एक जाने माने इन्वेस्टर, सुना तो था मैंने, एंड दिस इज बेसिकली आफ्टर आई थिंक there was a road show of all the specialty chemicals companies. Okay. तो उसके बाद उन्होंने ये खरीदा है। 165 रुपए में 12 लाख शेयर खरीदे। लेकिन हमें एक चीज तो वैसे कि 173 पे बंद हुआ है कल काफी मजबूती के साथ, और थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाइए इसका महीने भर का, तो इसका अंदाजा लगे कि इस बड़े ट्रेड के पहले क्या कुछ स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, तो इसलिए आपको अंदाजा रहे कि आपको कहाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भागा है, लेकिन लंबा चार्ट अगर 1 साल का देखेंगे तो भागा हुआ तो चलिए ठीक है, मार्केट भी लाइफ टाइम है, तो उतना तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं फिर भी। लेकिन हाँ, आप ट्रैक करते हैं इस? मैं ट्रैक नहीं करता। अच्छा, चार्ट्स पर बताएं क्या राय है आपकी किरण जी, क्या करना चाहिए इस पर?
देखिए 170 168 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए। फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। पिछले करीबन 3 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। एसेंडिंग रेंज था, तो एसेंडिंग रेंज का लोअर साइड 155 था और हायर साइड 170 था। तो उसका ब्रेकआउट तो बिल्कुल हो चुका है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो चुका है। मेरा मानना है कि इधर से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी और इसके टारगेट्स करीबन 225 के देखने को मिलेंगे, जो कि अगले 2-2.5 महीने में आ जाने चाहिए। तो ये पोजिशनल की तौर से डिलीवरी मार्क करनी चाहिए और स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 168 का रखना चाहिए। चलिए, तो तेजी बन सकती है, लेकिन मुझे अन्य चीज़ याद आती है बोदल केमिकल्स से जुड़ी हुई। अगर आप इसकी वेबसाइट, इसकी अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आप पिछले अनाउंसमेंट्स उठाकर एक देखिएगा। एक बार खबर आई थी कि एक कंपनी इसको एक्वायर करना चाहती है और वो कहा जा रहा था कि इन्होंने ही अपलोड की थी, एक्सचेंजेस को भेजी थी और उसके बाद उस ट्रेड के ऊपर सब कुछ रोक दिया गया था। सेबी इंक्वायरी हुई थी। मतलब बहुत शेकी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का। और उसके बाद बहुत लोगों ने जो सौदे किए थे वो अटक गए थे। हालांकि उस भाव में और इस भाव में बहुत फर्क है, इसलिए मैं कह रहा था लंबा अगर चार्ट देखेंगे, ये शायद 4-5 साल पुरानी बात है, मुझे याद आता है, तो बोदल केमिकल्स की ट्रैक रिकॉर्ड पिछला इतना सुंदर नहीं है जितना भाव इस समय आज के दिन में दिख रहा है। पिछले 12 महीने में भी वैसे ऊपर से ये शेयर नीचे ही आया है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर पहला सौदा की तैयारी। बिल्कुल, चलिए तो पहला सौदा लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार।